हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब तक अपने रिलेशन सीख लिया है ना। एक्सरसाइज 1.1 अपनी पूरी तरह अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। एक थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप वीडियोस देखें तो थोड़ा कमेंट जरूर करिए कि सर हमें वीडियो ऐसा लगा, इसमें ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो थोड़ा कमेंट जरूर करिए, तो उससे मुझे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि मुझे कुछ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो थोड़ा कमेंट करोगे तो इट विल बी बेटर और मुझे ऑडियंस भी एक्चुअल पता चल जाएगी कौन कौन से बच्चे एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, तो व्यूअर्स के बारे में मुझे एक्चुअल आइडिया लग जाएगा ना। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा और करिए। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है अपना फंक्शन। अब तक अपने पूरा रिलेशन देख लिया। रिलेशन कहां से आया था? रिलेशन आया था सेट से। सेट के अपने दो सेट अपने बनाए थे, फिर अपने देख लिया था कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो अपना एक रिलेशन होता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन। अब सेट के बाद आता है रिलेशन, रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही पार्ट है, बट सारे के सारे रिलेशन अपने फंक्शन नहीं होंगे। तो हमको आज ये डिस्कस करना है कि हम किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं। ऑल द टॉपिक आपने 11 में किया हुआ है, चैप्टर ही था। थोड़ा सा मैं क्विक एक बार रिव्यू लेकर के अपन फटाफट फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझाता हूं कि फंक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका क्या यूज है। मैथ्स में फंक्शन पढ़ तो रहे हैं, बट ये कहां पे काम आने वाला है एक्चुअल में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैं इसका यूज बताता हूं कि कैसे आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे एसी चल रहा है अभी, तो एसी के साथ अपने पास एक रिमोट आता है बेटा। ठीक है, सबके घर पे एसी, गर्मी बहुत चल रही है इस समय, तो आपको पता ही है। तो कोई भी रिमोट ले लो आप, आपका मोबाइल ले लो या एनी रिमोट यू टेक, तो आपको पता है इसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, राइट। जैसे कि अपना नॉर्मल फैन ऑन ऑफ स्विच होता है, तो इसमें भी बहुत सारे आपको देखो बटन दिए हुए हैं। इन बटन्स का क्या काम होता है? तो आप लोग बोलोगे सर हर बटन का एक स्पेसिफिक काम होता है। बिल्कुल बात सही है कि भाई जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है मोड है, तो मोड अलग काम करेगा। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकता है। फिर इसमें ऑन ऑफ, टाइमर, स्विंग, ऐसे बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। तो इन बटन्स का क्या काम होता है? हर बटन का एक स्पेसिफिक काम होता है जो उस बटन को अलॉट कर दिया जाता है। और उस बटन के पीछे क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट होती है कि जैसे ही मैं उस बटन को प्रेस करूंगा तो उसके पीछे का जो प्रोग्राम है वो रन करता है और वो उस पर्टिकुलर टास्क को असाइन कर देता है। तो प्रैक्टिकल मीनिंग जो फंक्शन का इंग्लिश मीनिंग देखोगे आप, तो फंक्शन का मीनिंग यही तो है ना कि वो क्या काम करने वाला है, कि इसका ये फंक्शन है। स्टूडेंट्स का क्या फंक्शन है, टीचर्स का क्या फंक्शन है, फैन का क्या फंक्शन है। तो यहां पर जैसे जो बटन रखे हैं इनके क्या फंक्शन है, मतलब ये क्या काम करने वाले हैं। अब यही मैं आपको टॉपिक से फिर रिलेट करूंगा, धीरे से आपको समझ आएगा। अच्छा, इसमें दो बातें और मैं आपको बताता हूं कि क्या मैं किसी एक बटन को प्रेस करके दो काम एक साथ कर सकता हूं क्या? कि सपोज मैंने यहाँ पे ऑन का बटन दबाया और मेरा एसी ऑन ऑफ हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। यदि मैं एक पर्टिकुलर बटन दबाऊंगा तो उससे एक ही काम होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं दो बटन्स को दबा करके सेम काम कर सकता हूं? ऐसा पॉसिबल? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हर एक स्विच का एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर रखा गया, एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया हुआ है। एक स्विच एक ही काम करेगा, दो स्विच सेम काम नहीं करते। ये भी आपको पता है। आपके पास जैसे कीबोर्ड होता है ना, कंप्यूटर आप यूज करते हैं, उसमें कीबोर्ड होता है। हर एक की का एक स्पेसिफिक टास्क है, दो की एक साथ सेम काम थोड़ी ना करेंगे, हर एक का अलग काम है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं अभी धीरे से अपन यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं, वो कैसे यहाँ पे अपन वो देखने वाले हैं। चलिए, तो फंक्शन को देखने के लिए पहले आप मैंने एक रिलेशन बना रखा है यहाँ पे, इसको देखिए। यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन है, ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट के मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4। सेट बी के मेरे पास एलिमेंट है 1 ए बी सी और डी। ये मुझे एलिमेंट दिए हुए हैं। अब बात ये आ रही है कि उसने रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, मैं आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, है ना। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है? 1b 2a 3d, ये मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, बात रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि मैं इस रिलेशन को फंक्शन कब कहूंगा, इस रिलेशन को फंक्शन कब कहूंगा, तो अपन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अभी आपने मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया था रिमोट का। तो रिमोट की एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था कि हर स्विच का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक स्विच है जिसका कोई काम ही नहीं है, फिर तो उस स्विच का कोई यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्विच की बात चल रही है, स्विच मतलब यहाँ पे आपका कौन है? सेट ए है। कौन है यहाँ पे? सेट ए के जो एलिमेंट है वो है, मतलब ये मेरे सारे स्विचेस हैं। और इसमें से आप यदि देखो तो स्विच 4 जो है इसका तो कोई काम ही नहीं है। स्विच 4 तो कोई प्रोग्राम फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कि ये इनके टास्क कह सकते हैं ना, ये अपन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि स्विच 4 तो कोई काम ही नहीं करने वाला है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना। मतलब कि जो मेरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया ये फंक्शन नहीं है अभी।
बात समझ आ रही है कैसे लिंक कर रहे हैं अपन? तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, वो फंक्शन तब होगा जब मेरे जो सेट ए है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट से क्या होगा, कनेक्शन होगा। आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझे, तो इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी, अब अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाते हैं, क्या बोलते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज स्पेसिफिक इमेज इन सेट बी, देन वी विल बी कॉलिंग इट अ फंक्शन। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए। तो फॉर एग्जांपल यदि 4 मेरे पास था और यदि कोई कहता है कि सर 4 की इमेज सी है और 4 की ये डी इमेज है, इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको वही रिमोट वाला एग्जांपल बताया, मैंने एक रिमोट का एक स्विच ऑन करा, उससे दो काम होने लग जाएंगे तो काम ही गड़बड़ हो गया ना। तो मतलब ये है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, दो अलग अलग आउटपुट आएंगे थोड़ी ना काम बनेगा, प्रैक्टिकल बात है। तो इसका मतलब ये है कि 4 यदि मेरा इनपुट है तो उसके एक ही आउटपुट होगा, दो अलग अलग आउटपुट नहीं आने चाहिए। तो यदि इस केस में अब मैं यदि इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और 4 के साथ सी को लिंक कर देता हूं, 4 के साथ सी को मैं लिंक कर देता हूं, अब देखिए क्या मैं अब इसको फंक्शन कह सकता हूं? अब मैं इसको फंक्शन कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं फंक्शन? क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज सम इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज सम इमेज इन सेट बी, प्लस सबकी यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं है कि मेरे 4 की दो डिफरेंट इमेजेस आ रही है, ऐसा नहीं है, सबकी यूनिक इमेजेस आ रही हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को चालू होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट और लिख दिया f, ठीक है, और मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिख दिया लेट्स टेक 5, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, तो यहां पे ये वाला आप जो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फंक्शन आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि क्या अब ये फंक्शन है? अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 की कोई इमेज नहीं बन रही है ना। तो अब मैं सपोज 5 की जो इमेज बनाता हूं, 5 की मैंने इमेज बना दी सी, कोई दिक्कत नहीं, बना सकता हूं। तो अब आप ये सोचिए कि क्या अब ये फंक्शन है? सोचो। तो अब बच्चे यहां पे होते हैं कंफ्यूज कि सर ये अब तो फंक्शन नहीं, क्योंकि एफ तो इमेज नहीं आ रही सर, बट ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्यों फंक्शन है? क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज तो आ रही है और सबकी यूनिक इमेज आ रही है। देखो 5 की इमेज सी है, 4 की इमेज सी है, ये चल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि 4 की दो इमेज आए। डिफरेंस फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा था, हर एलिमेंट की इमेज आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि एलिमेंट 4 है तो 4 की एक ही इमेज होना चाहिए, 4 की दो इमेज ना होनी चाहिए। 5 की एक इमेज आना चाहिए, 5 की दो इमेज ना होनी चाहिए। इमेज कैन बी सेम, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो यदि 1 की इमेज बी है और 2 की भी मैंने बी इमेज बना दी, तब मेरा काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की ही मेरे पास दो इमेज आ रही है। ये डिफरेंस समझ लो, फिर से बता रहा हूं। यहां पे मैंने 3 की इमेज बी बनाई है, 4 की सी इमेज बनाई है, 5 की इमेज सी बनाई है। मेरा रिलेशन मैंने डिफाइन कर रखा था, 5 की मैंने सी बना दी। इस केस में ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? वापस बता रहा हूं, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज सम इमेज इन सेट बी, और सबकी यूनिक इमेज है। 5 की एक यूनिक है, 4 की एक यूनिक इमेज है ना। बट रिपीटेशन हो सकता है कि भाई 4 की भी इमेज सी हो, 5 की भी इमेज सी हो, दैट इज पॉसिबल, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक बात क्लियर हो गई है। तो मैंने जो कंट्रोवर्सी आपको बताई, यहां से आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब छोटी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि मैंने जो आपको बोला है उसमें क्या बोला था, दैट एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, देन ओनली वी विल कॉल दैट रिलेशन अ फंक्शन। यहां तक आई थिंक बात क्लियर हो गई। अब दो चार बातें अपन को थोड़ी सी समझनी है कि फंक्शन टॉपिक क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें दो तीन टर्म्स और आते हैं। आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में 2-3 टर्म्स पढ़े होंगे, कोडोमेन है ना, रेंज पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, डोमेन, कोडोमेन पढ़ा होगा। ये आपने 3 टर्म्स स्पेसिफिक पढ़े होंगे। मैं अभी इन पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बता रहा हूं। इसके लिए सेपरेट वीडियोस में डाल दूंगा, एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकालने के अलग से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है डोमेन और रेंज, है ना। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे डोमेन और रेंज निकालने के।
क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि डोमेन और रेंज क्या होता है, थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। तो जब मेरा एक रिलेशन एक फंक्शन हो गया, यहां तक तो बात क्लियर है। तो जो मेरे एलिमेंट सेट ए के हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको क्या मैंने बोल रहा हूं, दीज आर द डोमेन, ठीक है। और रेंज किसको बोलने वाला हूं, रेंज में उन एलिमेंट्स को बोलने वाला हूं जो मेरे रिलेशन में पार्ट में आ गए, फंक्शन में आ गए। तो ये जो एलिमेंट है सेट बी के, जिनका लिंक्ड हो गया, ये लिंक में आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, तो दीज आर माय रेंज। नाउ व्हाट इज कोडोमेन? तो होल सेट बी वी कॉल कोडोमेन। मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हो सकता है सेट बी में 10, 15, 20, 25 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, दैट वी आर नॉट श्योर। सो उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा। तो वो सारे एलिमेंट जो सेट बी के होते हैं उनको अपन कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन का पार्ट होता है रेंज, कोडोमेन का पार्ट होता है रेंज। तो रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज में वो ही एलिमेंट आएंगे जिनकी प्री इमेज सेट ए में होगी, जिनकी प्री इमेज वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इंटेंशनली, क्योंकि ये वर्ड भी अब यूज आने वाला है। फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, रेंज वो वाले एलिमेंट होंगे सेट बी में जिनकी प्री इमेज सेट ए में, प्री इमेज मतलब इसकी अपन पीछे से इमेज ले लेते हैं कि ये किसकी इमेज होकर के आया है। तो जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए में होगी उनको अपन क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो यहां पे रेंज के एलिमेंट कौन हो गए, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। जैसे मैंने इस एग्जांपल में इंटेंशनली आपको क्या बताया कि यहाँ पे कोडोमेन के एलिमेंट्स कौन है, ए, बी, सी, डी, एफ, ये अपना कोडोमेन है। बट रेंज के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी है। तो जरूरी नहीं है कि कोडोमेन हमेशा रेंज के इक्वल हो। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, मैं इसको हटा देता हूं। एक मैंने फंक्शन ले लिया f of x equals to 2। अच्छा, आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा, थोड़े से टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने वहां पढ़े थे। वहां पे आपने जो पढ़े थे वो थे कांस्टेंट फंक्शन, है ना, और आपने लीनियर फंक्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा था। ऐसे अलग अलग टाइप के आपने फंक्शन पढ़े, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये भी एक टॉपिक है ना, ये आपने बट 11th क्लास में कर रखा है। तो इस पे मैं भी बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूं, बट हाँ जहां क्वेश्चंस में यहां लगेगा वहां अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल और बताता हूं कि रेंज और डोमेन को समझने के लिए छोटा सा रिकैप बता रहा हूं, बहुत डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है f of x equals to 2। अच्छा, ग्राफ तो सबको बनाना आता है, 9th क्लास में सबने सीख रखा है। तो जिसको ग्राफ बनाना आता है वो फटाफट सीख पाएगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है f of x equals to 2, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं डोमेन और रेंज बता रहा हूं, आपका डोमेन और रेंज होता क्या है। तो सपोज आपके पास एक कोई मशीन है, ये एग्जांपल जनरली टीचर बताते हैं, मैं भी वही एग्जांपल बता रहा हूं। एक कोई मशीन है, उस मशीन में आप क्या करने वाले हो, कुछ इनपुट देने वाले हो, राइट। तो सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, जूसर का एग्जांपल लेते हैं। तो जूसर में आप क्या करते हैं, आप सपोज बनाना या बनाना या मैंगो जूस बनाने वाले हो। तो आपने उसमें कट करके उसमें पीसेस डाल दिए और तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, जूस मिलता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जूसर में आप कुछ पर्टिकुलर ही इनपुट डाल सकते हो। जूसर में आप आटा डाल के रोटी क्यों ना बना लोगे, सीधी सी बात है। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो जूसर है, या जूसर क्या बोल रहा हूं मैं, जूसर इज अ फंक्शन, उसका एक स्पेसिफिक काम है। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ताकि आपको यह रिलेट हो पाए। तो जूसर का क्या है काम है, उसको बोलूंगा मैं उसका फंक्शन। ये तो बोलेंगे इसका क्या फंक्शन है, तो आप बोलोगे जूसर का फंक्शन है जूस बनाना, राइट। जूसर रोटी थोड़ी ना बनाएगा, सब्जी थोड़ी ना बना देगा, नहीं बना सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरे पास एक जूसर है, तो जूसर में मैं एक स्पेसिफिक टाइप का इनपुट ही डालूंगा, एक स्पेसिफिक टाइप का आउटपुट लेने के लिए। तो जूसर में मैंने यदि बनाना कट करके डाला है या फिर मैंगो कट करके डाला है, तो वो क्या उसका जूस बना के दे देगा, शेक बना के देगा, जो आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। अब तो ये जो इनपुट में डाल रहा हूं, क्या मैं कुछ भी डाल सकता हूं उसमें, नहीं डाल सकता हूं ना, डिपेंड करेगा मेरे फंक्शन पे मैं क्या वैल्यूज उसको दे सकता हूं। तो जो मैं इनपुट डालने वाला हूं, दोज इनपुट वैल्यूज आई कॉल द डोमेन। और वो इनपुट वैल्यू डालने के बाद मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है, उस आउटपुट को मैं रेंज बोलता हूं। ये छोटा सा मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बता दिया डोमेन और रेंज का। तो यहां पे अपन एक फंक्शन देख लेते हैं, f of x equals to 2। अब आपको थोड़ा सा मैं 9th क्लास से लिंक कर देता हूं। f of x को अपन 9th क्लास में क्या कर लेते थे, इसको अपन y मान लेते थे, राइट। अरे याद आ रही बात, इसको y मान लेते थे। क्यों, क्योंकि अपन को ग्राफ ड्रॉ करना होता था। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, तो ग्राफ क्या बनने वाला है,
y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन होगी। याद आ रही बात है ना, ये आपने 11 में पढ़ रखा है। चलिए अच्छी बात है। अब आपको मैं इस पे अपन डोमेन और रेंज एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर अपन आगे के टॉपिक पर आते हैं। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो अपन इनपुट में दे सकते हैं। तो यहां पे मैं x की वैल्यू इनपुट में क्या क्या दे सकता हूं? मैं x की वैल्यू इनपुट में ऑल रियल नंबर्स दे सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू देखो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में रख रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में रख रहा हूं, जीरो रख रहा हूं, कुछ भी मेरे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आंसर हमारा 2 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि मेरा जो डोमेन है, डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स है। और जो मेरा रेंज है, रेंज मतलब मैंने क्या बोला था, आप इनपुट डालोगे तो जो आउटपुट आने वाला है, तो मैं x की कोई भी वैल्यू डाल रहा हूं, आंसर तो 2 ही आ रहा है। ये स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो रेंज मेरा क्या हो गया यहाँ 2, क्योंकि एक ही तो आंसर आ रहा है, कोई दूसरा आंसर ही नहीं आ रहा है। बात समझ आ गई? तो ये आपको यहां पर देखना था कि डोमेन और रेंज क्या होता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, अलग से वीडियो डालूंगा, इसमें आपको प्रॉपरली मैं डोमेन और रेंज डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। तो आई थिंक कोडोमेन, डोमेन और रेंज आपको आई थिंक क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जो आपके 12th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है? तो वो देखिए। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है? अब तक अपन ने देख लिया था कि फंक्शन क्या होता है ना? मैंने आपको फंक्शन, कोडोमेन, रेंज और डोमेन बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। उसको देखने के लिए बेसिकली आपको देखो 4 डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं, इसको अपन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। एक बार अपन को 4 कैटेगरी समझ आ गई तो अपना चैप्टर यूं क्लियर हो जाना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, 1 1 और 2 मैनी 1 है ना, इनटू फंक्शन यहाँ पे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, बट है, काम की बात है, बता देते हैं थोड़ा सा। तो ये अपन को डिस्कस करना है। तो इन 4 डायग्राम्स को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या ये चारों के चारों जो मैंने डायग्राम बनाए हैं x1 to x2 को लेकर के, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। पहले तो अपन ये डिस्कस करते है ना, क्योंकि ये जो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, ये फंक्शन के टाइप है। तो फंक्शन के टाइप होने के लिए पहले फंक्शन तो होना जरूरी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए देखिए पहले ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन जो बताई थी, क्या बताई थी? फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट इन माय सेट फर्स्ट शुड हैव अ यूनिक इमेज। और एवरी एलिमेंट मतलब हर एक की इमेज होना चाहिए और वो भी यूनिक होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्योंकि इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हाँ सबकी इमेज आ रही है और सबकी एक डिफरेंट इमेज है ना, रिपीटेशन नहीं दिखता है, सबकी इमेज आ रही है और यूनिक आ रही है, सेम चल जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला केस चल सकता है, 1 की 2 इमेज आनी चाहिए। यहां देख लेते हैं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां देख लेते हैं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चारों के चारों जो मैंने बनाए हैं, दीज आर फंक्शंस। अब ये जो फंक्शंस मैंने आपको बना रखे हैं अपनी बुक में, 3-4 टाइप आपके जो दिए हुए हैं, अपन पहले इनको डिस्कस करते हैं कि जैसे 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, यहां से अपन कहानी चालू करते हैं। तो पहले वर्ड्स पे जाया करो बेटा, जब भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो जब डेफिनेशन में जाते हो तो उसके वर्ड्स पे चले जाया करो, तो आपको याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो जैसे उसने बोला 1 1, तो 1 1 का मतलब एक का एक, मतलब एक का एक, ये तो बात चल रही है। तो 1 1 फंक्शन की आपको देखना होता है, डेफिनेशन जो कहती है कि एवरी एलिमेंट इन माय सेट है हैज ओनली एंड ओनली 1 इमेज। मेरा जो सेट ए में एलिमेंट है उसकी सेट बी में कितनी इमेज होना चाहिए? एक, क्योंकि 1 की 1 ही इमेज है, मतलब 2 इमेज नहीं आने वाली। तो यहां पे अपन देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं अपन, तो यहां पे 1 की 1 इमेज है, 2 की बी इमेज है, 3 की डी इमेज है, 4 की सी इमेज है, मतलब हर एक की एक एक ही इमेज आ रही है, रिपीटेशन कहीं नहीं चल रहा है। तो ये तो 1 1 का केस हो गया। एक और केस देखते हैं, चलिए यहां पे देखिए 1 की इमेज बी है, 2 की भी इमेज बी है, 3 की सी है और 4 की डी है। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि 1 और 2 दोनों की इमेज बी है, रिपीटेशन आ गया, मतलब कि 1 और 2 जब 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, और मैंने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 और 2 की सेम इमेज बन जाए। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, बट हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि हर एक की सिंगल सिंगल ही इमेज आना चाहिए। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि एवरी एलिमेंट इन माय सेट बी, जिसकी मेरे पास सेट ए में प्री इमेज बन रही है, वो यूनिक होना चाहिए। तो यहां पे वो बात नहीं बन रही, यदि बी की यहां पे 2 अलग अलग प्री इमेज बन रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये 1 1 का केस नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन रीड करें। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखो रीड करके एक बार आपको मैं ये भी बताता हूं। A function f of x to y is defined to be 1 1 or injective if
द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है, इसको भी देखना जरूरी था। तो उसने क्या बोला कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज यानी यार सेम इमेज आ गई। बात क्लियर है? तो ये 1-1 का केस नहीं है। एक और देखते हैं, यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, क्या उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं? नहीं आ रही है, सेम इमेज आ गई। तो ये भी 1-1 का केस नहीं है। इसको देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट x1, यहां पे डिस्टिंक्ट इमेजेस आई, तो दिस इज द केस ऑफ 1-1 फंक्शन। तो आई थिंक 1-1 फंक्शन इज क्लियर। फिर से डेफिनेशन में रीड करता हूं। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट फर्स्ट सेट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, then we call the function as 1-1 function। यहां तक आई थिंक बात क्लियर है। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहां पे कोई सारे एलिमेंट छूट गए, तो ये छूट सकते, मैंने आपको बता दिया था। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो कोडोमेन है और उसके पार्ट को इनको अपन रेंज बोलते हैं, तो इनकी प्री इमेज होना जरूरी नहीं था फंक्शन होने के लिए। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होना चाहिए, ये बताया था। सेट बी की प्री इमेज हो या ना हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अब जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें ये भी कैटेगरी डिसाइड होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा? 1-1 फंक्शन देख लिया। अब दूसरा कैटेगरी क्या है? मेनी वन। ये भी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, काम की बात है। तो जो फंक्शन 1-1 नहीं है वो मेनी वन है। मतलब कि यहां पे मेनी एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज, मेनी एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज। तो फॉर एग्जांपल केस 2 देखो आप, इसमें मेरे पास एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 दोनों की इमेज भी आ रही है, दिखती है ना? तो मतलब मेनी की 1 इमेज। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रही, यहां पे 2 या 3 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी एक ही इमेज बन जाए, तब उस केस को अपन मेनी 1 कहेंगे, 1-1 नहीं कहेंगे। तो जो अपने फंक्शन 1-1 नहीं है वो मेनी वन है, सीधी सी बात है ना? क्योंकि 1-1 की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज आती है, यहां पे मेनी की 1 इमेज आ सकती है। तो एक केस और देख लो, ये भी आपका मेनी वन हो गया, है ना? क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। ये वाला केस मेनी वन नहीं है, ये 1-1 है, तो 1-1 वाला तो मेनी वन हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक ये 2 केस तो क्लियर हो गए। अब ऑन टू फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आगे तक लगने वाला है। अच्छा, इसकी 2 मीनिंग और आपकी बुक में दी हो, नेमिंग्स, वो मैं लिखता हूं, इंजेक्टिव, है ना, और सरजेक्टिव, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन इस लैंग्वेज से आता है ना, इंजेक्टिविटी सरजेक्टिविटी। क्वेश्चन क्या आ सकता है? चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, चेक द सरजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या फंक्शन 1-1 है या नहीं है। तो उसने केवल नेम चेंज करा और कुछ डिफरेंस नहीं है, या उसने बोल दिया चेक द सरजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, मतलब वो चाहता है ऑन टू फंक्शन चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन समझने के लिए पहले एक छोटी सी ट्रिक समझेंगे, उसके बाद अपन एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो ट्रिक क्या कहती है कि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा, जो मैं बता रहा हूं आपको, जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है, याद करो, कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगी, है ना? अपन मेथड से तो नहीं करेंगे कॉम्पिटिटिव में भी, बट एनसीईआरटी मेथड तो बताएंगे। बट अब ये ट्रिक आप याद कर लो कि जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप सपोज क्वेश्चन आता है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा तो मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बस। इसके अलावा कुछ दिमाग में करो। तो चलिए देखिए, पहले इन चारों डायग्राम को फटाफट देखो, किस किस केस में कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो आपने देखा तो सर ये वाला जो केस है इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें ई और एफ एलिमेंट तो छूट गए जो कोडोमेन का पार्ट है, बट रेंज में नहीं आते हैं। चलिए सेकंड केस को देखते हैं, इसमें भी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर आ रहे ना, कि कोडोमेन के पार्ट में एबीसी था और ये रेंज के पार्ट में भी है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। इसको देख लीजिए, क्या इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है? हाँ सर, इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन हो गया। सिंपल सा तरीका बता दिया, अपन डेफिनेशन पे नहीं गए। ये ट्रिक आपको याद रखना है, क्वेश्चंस करते समय भी पहले अपन ये कोडोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे कि यदि कोडोमेन और रेंज बराबर है तो फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर होगी बात? एनसीईआरटी की डेफिनेशन रीड कर दें। चलिए तो एक बार वो भी रीड करके आपको बताता हूं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है, फंक्शन f of x to y is said to be onto or surjective if every element of y is image of some element of x under f। अब इसका मतलब क्या है? टिपिकल डेफिनेशन है, इतनी अच्छी इंग्लिश सारे बच्चों की नहीं है, इसका मीनिंग समझाता हूं। वो कहना ही चाहता है
कि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा जब मेरे पास जो सेट बी में जो एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज होगी सेट ए में। फिर से, कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा जब मेरे पास कोई सेट बी है ना। तो ये कोडोमेन वाला जो सेट है इसमें हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी अंडर द फंक्शन। तो यदि इन सबकी प्री इमेज आ रही है तब मैं उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहूंगा, अदरवाइज नहीं कहूंगा। तो जैसे आपने केस थर्ड देखा था, तो केस थर्ड में हर एक एलिमेंट जो सेट बी में है यानी सेट x2 में है उसकी एक प्री इमेज आ रही है। इसको भी देखो, हर एक एलिमेंट जो x2 सेट में दिख रहा है और हर एक सबकी प्री इमेज है। तो ये ऑन टू फंक्शन, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस डेफिनेशन का यूज करेंगे, तब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी ट्रिक में आपको याद रखना है ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे। चौथा केस जो आपको दिया हुआ वो है इनटू फंक्शन। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ऑन टू नहीं होता है। सिंपल डेफिनेशन, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। क्लियर बात? जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन होगा, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। मतलब कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन से केस? सर केस 1 और केस 2 है, फटाक से तुमने बता दिया, क्योंकि सर इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। सर ये देखिए सर, दो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए कोडोमेन के जो रेंज का पार्ट नहीं है। तो कोडोमेन और रेंज इन दोनों में बराबर नहीं है, तो सर ये दोनों जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन हो गए, बात ही खत्म। आई थिंक ये 4 टाइप सबको क्लियर हो गए। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप फटाफट आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक बात और अपन देख लेते हैं, दैट इज बाइजेक्टिव। क्या बता रहा हूं मैं? बाइजेक्टिव। ये एक इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये आगे तक लगने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइजेक्टिव? तो देखिए बाइजेक्टिव क्या, पहले तो बताता हूं कहां इसकी एप्लीकेशन लगने वाली है। जब अपन आगे चैप्टर की आगे की 3-4 एक्सरसाइज में आगे बढ़ जाएंगे तब आपको आएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है बाइजेक्टिव का। ठीक है, तो बाइजेक्टिव क्या होता है देखते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को अपन 1 1 ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं और उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। और यहाँ पे बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चन जैसे आता हुआ जाता है, चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव होने के लिए आपको क्या देखना है कि फंक्शन इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सरजेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूं कि कोई फंक्शन यदि 1 1 और ऑन टू दोनों है तब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ और नॉट। या फिर जनरली जो क्वेश्चन आता है वो बाइजेक्टिव के लिए आता है, चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं है। तो फटाक से आप चारों डायग्राम को देखें और मुझे बताएं कि कौन कौन से फंक्शन या 1 1 और ऑन टू है, दोनों है। तो यदि अपन देखें तो फर्स्ट केस मेरा 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सेकेंड केस में देखूं तो ये भी फर्स्ट केस अपन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सेकेंड केस को देखें तो ये तो 1 1 नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। थर्ड केस को यदि मैं देखूं तो ये मेनी वन है और ऑन टू है, तो इसको मैं कह सकता हूं मेनी वन ऑन टू। फोर्थ केस को यदि मैं देखता हूं तो ये 1 1 फंक्शन भी है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज और कोडोमेन और रेंज भी बराबर है, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। दैट इज व्हाई माय केस 4 इज बाइजेक्टिव। बात समझ गए? क्लियर बात? तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करना है आपको? आपको ये चेक करना है कि यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं कि आपको कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो 1 1 है या ऑन टू है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको राइटिंग पैटर्न का क्या यूज करना है। तो ये दोनों बातें मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल पहले एनसीईआरटी के डिस्कस करता हूं, ताकि फिर आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो चलिए अपन अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।